बच्चों लोग, ब्रेक ओवर हो चुका है। चलो क्लास को रिज्यूम करते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, ब्रेक के बाद हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलर के बीच का डिफरेंस सबको समझा रहे थे। ठीक है, अभी आप कोई कुछ पॉइंट नोट करना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन को अगर हम आर से पी अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होता है, आपको जानना है। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो आर रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा होता है। ठीक, और आपका जो प्रोडक्ट है पी क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा होता है। तो मेरा फोकस रिएक्टेंट है मान लेते हैं। ठीक है, मेरा फोकस है रिएक्टेंट जो कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो जब हम आर का बात करेंगे, यानी रिएक्टेंट का जो कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो ध्यान देंगे टाइम टी में जो आर है अगर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान देंगे तो टाइम अगर जीरो होगा, टाइम का वैल्यू अगर जीरो मान लेते हैं यानी बिगिनिंग में, तो आर कंज्यूम का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यानी ये जो आर रिएक्टेंट है वो समय के साथ घट रहा था, तो टाइम जीरो पे क्या होगा, जीरो अमाउंट कंज्यूम होगा। तो आर टी मतलब होता है टाइम टी पे कितना आपका आर बचा हुआ है। ठीक है, आर टी का मतलब है टाइम टी पे कितना आर बचा हुआ है। तो आर कितना बचा होगा, तो अगर मान लेते हैं कि टाइम इसका बिगिनिंग का अमाउंट आर नोट है, यानी ये अमाउंट लिया हुआ है आर नोट, यानी टाइम जीरो का अमाउंट है आर नोट, यानी आप रिएक्टेंट को आर नोट स्टार्टिंग में लिए थे। तो अगर कंज्यूम आर कंज्यूम अगर जीरो होगा तो आर टी कितना बचेगा, तो टाइम जीरो पर आर टी का वैल्यू आर नोट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है टी हाफ। ठीक है, उसको टी टी वन छोड़ो, टी हाफ कर दो इसको, ये बेटर रहेगा। एक सेकेंड, टी बाई टू कर दो, सॉरी इसको ऐसे लिखा जाता है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये ऐसे, ये जो लिखा हुआ है इसको बेसिकली आपको ऐसे रीड करना है, टी ये हाफ प्लस सफिक्स में लगा हुआ है, दो डिवाइड नहीं किया हुआ है। इसको थोड़ा चेंज करेंगे, इसको आप ऐसे रीड करोगे, इसको रीड ऐसे करोगे, टी का सफिक्स लगा हुआ है 1/4। ठीक है, सफिक्स लगा हुआ है मतलब डिवीजन में नहीं है, याद रखना इसको। ठीक है, तो टी हाफ या फिर इसको बोल सकते हो T.5, T.5 बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो T.25। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है T.5 का मतलब होता है, ठीक है, तो T.5 का मतलब क्या होता है, तो T.5 मतलब है कि आपका रिएक्शन आधा कंप्लीट हुआ है, यानी आर कंज्यूम होगा R/2, यानी आधा रिटर्न कंज्यूम हो गया, तो आर टी कितना बचेगा, तो आर टी कैसे निकालते बच्चे लोग, तो आर नोट माइनस आर कंज्यूम। ठीक है, ये वैल्यू को डालना है, तो यहाँ पे जो आर टी का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा R0/2, क्योंकि आधा रिटर्न कंज्यूम होगा तो आधा बचेगा। ठीक, T.25 का मतलब क्या होता है, तो R0/4 इतना आपका कंज्यूम हुआ है, तो बचा है कितना, तो बचेगा कितना, तो आपको सिंपली क्या करना है, आर टी इक्वल टू क्या होता है, आर नोट माइनस आर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आर नोट माइनस R0/4 को करने से क्या बचेगा, 3 R0/4 बचेगा। ठीक,
ये हो जाएगा आपका T184 का मतलब ये होता है, ठीक। अगर बोलेंगे T0.99 का मतलब क्या होता है, यानी 0.99 आर नोट कंज्यूम हो गया है, तो बचा कितना होगा, तो RT इस पॉइंट बचा कितना होगा, तो बचा होगा आर नोट माइनस 0.99, क्या होगा 0.01 आर नोट बचा होगा, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला होगा T.999, T.999, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 0.999 इतना आपका आर नोट क्या होगा, इतना कंज्यूम हुआ है, तो बचा कितना होगा, बचा होगा 0.001 आर नोट बचा हुआ होगा, ठीक। अगला होता है टी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि बहुत टाइम के बाद, जब बहुत टाइम के बाद का बात करो तो ऑलमोस्ट क्या होगा, पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो उस टाइम आरटी क्या बचेगा, आरटी ऑलमोस्ट क्या हुआ, जीरो, यानी आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिटेन जीरो बचेगा और पूरा का पूरा चीज क्या होगा, कंज्यूम हो चुका होगा। इसको आप नोट कर लेंगे फास्ट, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट हो जाए तो एक बार ओके कर देना है, नोट कर लो तो एक बार ओके कर देना बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को, तो ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बच्चे लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। इस टॉपिक का मतलब ये होता है कि मेरे को आरटी और टाइम के बीच का रिलेशन पता करना है, यानी रिएक्टेंट एट टाइम टी जो बच रहा है और टाइम टी के बीच का रिलेशन पता करना होता है, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है आर से पी, इसका रेट लॉ कैसे लिखते हो, तो रेट लॉ लिखते हो गया के आर का पावर एन, के आर का पावर एन, ये होता है रेट लॉ। यहाँ पे एन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट को लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है रेट लॉ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है उसका डिफरेंशियल फॉर्म। तो रेट को लिखने का एक और तरीका क्या होगा बच्चे लोग, रेट को एक तरीके और तरीके से समझ सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी, और विद रिस्पेक्ट टू पी क्या होगा, डीपी बाई डी टी। क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे वन है, आर से पी में इस रिएक्शन में कोफिशिएंट चूंकि वन है, तो आप यहाँ पे डिवाइड वन से ही करोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो ले सकते हैं माइनस डी आर बाई टी एंड डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ सीखना है ऑर्डर जीरो के लिए, यानी आपका एन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, तो
इन फॉर्म ऑफ रेट लॉ क्या होगा, तो इसको के कर लो, रेट कांस्टेंट आर का पावर क्या होगा 0। ठीक है, ये हो गया आपका रेट लॉ से। ठीक है, ये हो गया आपका रेट लॉ से। ठीक, तो रेट इक्वल टू क्या होगा के आर का पावर 0। अब यहाँ क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा माइनस डी आर बाई डी टी, या फिर डीपी बाई डी टी। अब चूंकि आपको रिलेशन निकालना है आर और टाइम का, तो हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आर और टाइम के रिलेशन में, तो हम रेट लॉ को लिंक करेंगे माइनस डी आर बाई डी टी से। डीपी बाई डी टी से लिंक करने को लॉजिक नहीं है, क्योंकि मेरे को पॉइंट और टाइम का रिलेशन नहीं पता करना, मेरे को रिलेशन पता करना किसका, रिएक्टेंट और टाइम का। तो हम लोग लिंक करेंगे हमेशा माइनस डी आर बाई टी को लिंक करेंगे रेट लॉ वाली इक्वेशन से, यानी कि आर का पावर एन से। यहाँ पे दोनों का आर आर है, इसका रिलेशन पता करना। और यहाँ पे हमको इस केस में, क्योंकि पहला केस था जहाँ पे एन इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें हम ऐसा पुट कर सकते हैं डी आर बाई टी के आर का पावर 0। ठीक है, के आर का पावर 0। ठीक, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, बात समझ में आया? तो देखना यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो के आर का पावर 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको के इक्वल टू के लिख सकते हैं। तो माइनस डी बाई डी इक्वल टू क्या होगा, के मतलब कांस्टेंट, यानी माइनस डी बाई डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट। तो रेट इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, के इक्वल टू कांस्टेंट आ चुका है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि जीरो ऑर्डर का रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन जनरल रेट इक्वल टू इतना होता है, ऑर्डर जीरो के लिए क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, के कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है कि जब भी रेट कांस्टेंट होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो बाय डिफॉल्ट आप ऑर्डर को क्या ले लोगे, ऑर्डर को ले लोगे जीरो। तो जीरो ऑर्डर का रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब मेरे को निकालना है आर और टाइम का आर और टाइम पे रिलेशन क्या होता है। तो हम क्या किए, ठीक, तो हम dt को लेके चले गए राइट में। अब इसको इसको हम ड्राइव कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो पहले नोट कर लो, नीचे वाला पार्ट इसको इसको नोट मत करना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी छोड़ देना। उसके इसके अलावा यानी इसको इसको छोड़ करके बाकी नोट कर लो। ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी नोट करो। यहाँ पे जो भी दिया इसको भी नोट कर लें, टेबल को। ठीक, तो टेबल को नोट कर लेना है, इतना नोट करके मुझे कंफर्म करेंगे आप, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी इस इंटीग्रेशन को हम लोग करते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ तक तो नोट कर चुके होगे आप लोग, ध्यान रखना। तो यहाँ तक, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो मैं अलग से मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो बेसिकली क्या था आपके पास, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के था। अब डी टी को लेकर चले जाए राइट में, तो माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। हमको पता क्या करना है, आर और टाइम का रिलेशन पता करना है, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट पुट करते हैं, टाइम का लिमिट क्या होगा, टाइम होगा जीरो से लेकर टाइम टाइम टी तक। टाइम जीरो पे आर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है आर नोट, टाइम टी पे होता है आर टी, ठीक। अब इस लिमिट के अकॉर्डिंग ध्यान देना, क्योंकि के कांस्टेंट है तो के को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, तो के, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, और लिमिट होगा जीरो से लेकर टी तक का, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ लिमिट को इंटरचेंज कर दिया तो नीचे हो जाएगा आर टी और ऊपर हो जाएगा आर नोट। अब डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है आर, और लिमिट क्या रहेगा, नीचे रहेगा आर टी, ऊपर रहेगा आर नोट, और यहाँ पे हो जाएगा के टी, लिमिट को पुट कर दिए टी और जीरो, और लिमिटली क्या हो जाएगा यहाँ पे आर नोट माइनस आर टी इक्वल टू के टी। ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन बेसिकली इतना पर नोट करो, फिर उसको, इसका ग्राफ ये सब जो भी है इसको प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का आर नोट आर टी और टाइम के बीच का रिलेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यानी इक्वेशन निकाल चुके हैं। जो आर नोट यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम जीरो का, आर टी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी का, और टाइम के बीच का यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। ये नोट करें फर्स्ट। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक मैं। तो ध्यान दें यहाँ पे, तो अल्टीमेटली अगर लोग हम लोग बिल्ड क्या कर चुके हैं रिलेशन, तो अगर पास आ चुका है आर नोट माइनस आर टी इक्वल टू के टी, तो इसको अगर हम इसको ऐसा ले सकते हैं अरेंज करके, आर टी इक्वल टू क्या होगा आर नोट माइनस के टी, ठीक है।
तो आरटी और टाइम का रिलेशन मिल चुका आपके सामने, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक, कभी कभी इसको हमको चाहिए होता है, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी हमको ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो आर टी वेरिएबल है माइनस के टी प्लस आर नोट। इसको अगर आप y मान लो और टाइम को अगर आप x मान लो, तो उस केस में k क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा आपका स्लोप। ठीक है, और आर नोट हो जाएगा इंटरसेप्ट c, यानी y इक्वल टू mx प्लस c वाला लाइन से आप इसको रिलेट कर रहे हो। ठीक, तो कभी कभी इसका ग्राफ नहीं यूज होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, इसको यूज करके आप टाइम में रिलेशन निकाल सकते हो। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, आर नोट माइनस आर टी डिवाइडेड बाई के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर नोट का मतलब होता है टाइम जीरो का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, आर टी मतलब होता है टाइम टी का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, पर्सन में, और के होता है, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फर्स्ट नोट कर लेंगे, फिर हम लोग कुछ ग्राफ मूव करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तो नोट क्लियर हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ, समझना। जीरो के रिलेशन निकाल चुके हैं, अब जीरो ऑर्डर में कुछ ग्राफ्स होता है आपको पता होना चाहिए। तो जीरो ऑर्डर में जो पहला ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, रेट वर्सेस टाइम का, रेट वर्सेस टाइम का। ठीक है, तो आपको पता है कि जीरो का जो रेट होता है, के इंटू आर का कौन पावर क्या होगा, जीरो। ये क्या होता है, इक्वल टू के हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जीरो का रेट क्या होता है, कांस्टेंट, इक्वल टू क्या होता है, के। आपका जो लाइन रहेगा वो पैरेलल टू होगा एक्स एक्सिस टाइम के साथ। ठीक, और अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है आरटी, आरटी वर्सेस टाइम का, उसमें क्या करेंगे हम लोग, आरटी वर्सेस टाइम, आरटी वर्सेस टाइम। ठीक है, तो आरटी वर्सेस टाइम में क्या होगा, तो आपका रिलेशन क्या था, आरटी इक्वल टू क्या था, माइनस के टी प्लस आर नोट। ये हो गया y और ये हो गया आपका x, तो माइनस क्या हो जाएगा, स्लोप, और आर नोट हो जाएगा इंटरसेप्ट c। तो ऊपर लाइन जो होगा ऐसे आएगा, तो ये जो इंटरसेप्ट है होगा आर नोट। ठीक, y एक्सिस पार्टी था, और इसका जो स्लोप होगा लाइन का, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस के, क्या होगा, माइनस के, माइनस के होगा स्लोप। ठीक है, तो आर टी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा।
क्लियर रहेगा? ठीक है। और अगर इस तो स्लोप ये वाला होता है, ये वाला थीटा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आप मेजर करते हो उसका tan थीटा होता है स्लोप। ठीक है, जो होगा -k। अगर आप इस एंगल का बात करो, अल्फा का बात करो, ये अल्फा, तो ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं, तो इस tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक। एनीवे आपके सामने ग्राफ मिल गया। अब आपके पास रिलेशन क्या था, तो आपके पास रिलेशन था एक सेकंड, R0 माइनस RT बाई के इक्वल टू क्या था, टी था आपके पास। अगर टी को हम टी हाफ कर देते हैं, यानी रेडिएशन आधा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उस टाइम में RT का वैल्यू क्या पुट करेंगे, R0/2, यानी इतना बचा होगा। इसको पुट करने पे आ जाएगा, तो जब टी हाफ होगा टाइम, उस टाइम में R0 और RT का R0/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई के। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू R0/2 के। ये जीरो ऑर्डर का, सॉरी हाँ, जीरो ऑर्डर का टी हाफ और R0 का रिलेशन है। ठीक है, जीरो ऑर्डर का टी हाफ और R0 का रिलेशन है। ठीक है, ये आपका टी हाफ और R0 का रिलेशन मिलेगा किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक, अब इसी में अगर मेरे को निकालना है T1/4 और R0 का रिलेशन क्या होगा, बता देंगे। जब भी T होगा T1/4, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तो एक सेकंड, जब हम टाइम को पुट करते हैं T1/4, इसका मतलब क्या है, आपका जो RT होगा, ये RT होगा T R0/4। ठीक है, इसलिए RT क्या होता है, RT होता है R0 माइनस R कंज्यूम T1/4। ठीक है, T1/4 बेसिकली क्या होता है, तो हमको बेसिकली यहाँ पे तो R कंज्यूम इक्वल टू क्या होगा, R0 माइनस RT। ठीक है, तो T1/4 का मतलब होता है कि आपका 1/4 पार्ट कंज्यूम हुआ है, 1/4 पार्ट कंज्यूम हुआ है। तो इसका मतलब R कंज्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा, R/4। तो आप जो रिलेशन निकाले हो यहाँ पे, टाइम इक्वल टू क्या था, R1 माइनस RT बाई के था। तो R1 बाय माइनस RT बता क्या रहा है, तो बता रहा है R कंज्यूम्ड बाई के। ठीक है, तो जब भी T1/4 बोलेंगे तो R कंज्यूम का वैल्यू क्या होगा, R0/4 होगा। तो
T1/4 का मतलब क्या है, क्या, तो उस टाइम में T1/4 इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा आर कंज्यूम का वैल्यू हो जाएगा Rn/4 और नीचे डिवाइड कर देंगे किससे, के से, तो रिलेशन हो जाएगा T1/4 का। अगर हम बात करते हैं T0.99 में कंज्यूम वैल्यू कितना होगा 0.99, तो उस केस में T0.99 पे क्या हो जाएगा 0.99 R0/K, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक, अल्टीमेटली क्या था, R0 - RT था, तो R0 - RT बेसिकली बता क्या रहा, आर कंज्यूम, और आर कंज्यूम कब क्या होता है आपको पता ही है। ठीक, अब ध्यान देना, तो किसी भी, अब देख रहे हो कि जब भी जीरो ऑर्डर का बात करें तो कोई भी टाइम इंटरवल, चाहे टी हाफ हो, चाहे T1/4 हो, चाहे T0.99 हो, ये सब का सब आपका R0 के प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई भी टाइम इंटरवल, चाहे वो T1/4 हो, चाहे टी पॉइंट क्या हो 99 हो, या टी हाफ ही हो, टी हाफ क्या था के पास, ये क्या होता R0/2K था। कोई भी टाइम इंटरवल जो है, एनी टाइम इंटरवल इज प्रोपोर्शनल टू R0, यानी R0 के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोपोर्शन है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, के है, यानी के साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो R0 का वैल्यू जितना बढ़ेगा, R0 का जो वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ही टाइम इंटरवल क्या होगा, बड़ा होगा, और R0 जितना छोटा होगा उतना ही टाइम इंटरवल क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, के जितना लार्ज होगा, ठीक है, तो के जितना लार्ज होगा उतना ही क्या होगा, आपका टाइम इंटरवल क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, और के जितना छोटा होगा, ठीक है, उतना ही टाइम इंटरवल क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो इन्हीं टाइम इंटरवल के बीच का आपको ऐसा रिलेशन हो सकता है। ठीक, इतना नोट कर लो फास्ट। ये हो गया जीरो ऑर्डर का सारा डिस्कशन, चलते हैं इसका कुछ न्यूमेरिकल्स पे, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के डिस्कशन पर, फर्स्ट ऑर्डर के डिस्कशन पर। ठीक कर चलो, तो यहाँ तक आप नोट कर चुके हो गए। चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे पहले। क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जीरो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यानी एन जीरो दिया हुआ है, तो बोला है कि अगर R0 का वैल्यू अगर 100 है, तो उस केस में टी हाफ का वैल्यू दिया 50 सेकेंड्स, तो अगर R0 का वैल्यू 25 होगा तो टी हाफ का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है, जल्दी फास्ट।
जल्दी बताएंगे, चलो फास्ट। ठीक है, इसका देखो आंसर क्या होगा, चलो आपके पास क्या है कि अगर आर नोट 100 है तो यहाँ पे 50 सेकंड, तो ध्यान देना, तो कोई भी टाइम इंटरवल 0 का क्या होता है, आर नोट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आर नोट अगर 100 होगा तो उसके उसमें यहाँ 50 सेकंड है, तो अगर आर नोट को 4 टाइम्स डिक्रीज करो, 25 मतलब 4 टाइम डिक्रीज करो, तो उस समय यहाँ भी क्या होगा, 4 टाइम्स का डिक्रीज होगा। इसका आंसर हो जाएगा 12.5। इसको और भी तुम सोच सकते हो कि टी हाफ का रेशियो ले लो, तो टी हाफ केस 1 यानी ए, आर नोट केस ए बाई टी हाफ ऑफ केस बी डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ आर नोट ऑफ केस बी। यहाँ पे रेशियो रेशियो रहेगा पी, तो रेशियो क्या होगा, टी हाफ ऑफ ए क्या हो जाएगा 50, और टी हाफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, आपको निकालना है, इसमें टी मान लेते हैं, और आर नोट क्या 100 है, ए का बी का क्या है 25 है, तो टी क्या हो जाएगा 50/4, ये हो जाएगा 12.5। ठीक, इसको नोट कर लेंगे फर्स्ट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बन गया आपसे। नेक्स्ट मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ऑर्डर 0 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको आर नोट दिया हुआ है, आर टी दिया हुआ है, के दिया हुआ है। तो कभी कभी के का यूनिट देख करके भी आप जो है इसका ऑर्डर बता सकते हो। आप मोल है यहाँ पे, ये वॉल्यूम है वी है, ठीक, मोल का पावर 1 है, वॉल्यूम का पावर क्या है, मोल का पावर 1, वॉल्यूम का पावर होगा यहाँ -1 होगा। ठीक, बात समझ में आया? तो इसको देख करके भी आप ऑर्डर, इसका ऑर्डर बोल सकते हो 0, यानी इन इसका क्या होगा 0, ऑर्डर 0 के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोला इसके लिए आपको यानी आर नो से आर टी जाने में टाइम कितना लगेगा, ये आपको निकालना है फास्ट। जल्दी से बच्चों फास्ट बताएंगे।
इसमें क्या करना बच्चों लोग, ध्यान देना। अगर सोल्यूशन क्या है, तो आर नोट, आपको टाइम पता करना है ना, ठीक है। आर टी इक्वल टू क्या है, के टी होगा। आर नोट वैल्यू क्या पुट करोगे, 100 माइनस आर टी होगा 20, ये कह लो 5 है, आपको टी निकालना है, ठीक। तो टाइम क्या हो जाएगा, 80/5 हो जाएगा 16 सेकंड, ठीक है। टाइम हो जाएगा 16 सेकंड का। तो नोट कर लेंगे फास्ट में, चलो। ठीक है, तो आपको बेसिकली आर नोट आर टी दिया हुआ है, ये पता है, आपको इसको लिंक करना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट दिया हुआ है आपके सामने, ग्राफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ग्राफ में ऊपर में आर टी प्लॉट किया हुआ है, नीचे में टाइम का प्लॉटिंग है, ठीक है। ऊपर आपका आर टी है, नीचे टाइम है, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है मतलब 45 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का वैल्यू दिया है, 45 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, एक सही। तो एंगल मेंशन किया हुआ है, उसके वैल्यू को आप पूछ सकते हो, एंगल ऑफ 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये एंगल कौन सा होगा, ये हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। नीचे जो टाइम है, टाइम का वैल्यू इस पॉइंट पे दिया हुआ 5 सेकंड, ठीक। आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसका आर नोट का वैल्यू क्या होगा। इस ग्राफ को देखो, क्या बताना है कि ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, आपको के का वैल्यू बताना है, के का वैल्यू बताना है, ठीक है। ट्राई करेंगे फर्स्ट, इसको ट्राई करेंगे आपको फिर। ध्यान देना, क्योंकि आर टी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो बना, स्ट्रेट लाइन बना हुआ विद नेगेटिव स्लोप, इसका मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा, जो हो जाएगा जीरो, तो ऑर्डर जीरो हो जाएगा इस, मतलब जब भी आर टी यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के वर्सेस अगर आपका ग्राफ बनता है, नेगेटिव नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब इसका मतलब क्या, ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। अब ध्यान देंगे, क्योंकि इसका 135 एंगल है, तो ये tan 135 इक्वल टू हो जाएगा स्लोप यानी माइनस के,
माइनस के इक्वल होता है, तो ये माइनस के इक्वल टू हो जाएगा -1, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, अब क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ये होगा आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह काम करेगा। तो अगर 5 होगा तो यहाँ भी क्या होगा 5, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर नीचे एक्सिस से 5 दिया हुआ है और 45 एंगल, तो ये भी क्या 45 एंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, जो नीचे होगा उतना ही ऊपर लेना है। दोनों का यूनिट्स अलग अलग होगा, माइंडूट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आप कारण का वैल्यू क्या हो गया 5 हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 0 और के का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, इस नोट में लेंगे सोल्यूशन को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आपको बता देंगे कि बेसिक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो आपको उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मूव पर तो चलो आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी रिलेशन दिया इसको एक सेकंड बस, ये ऑर्डर फर्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ऑर्डर फर्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, अभी उसको आप नोट कर लेना। कुछ टर्म्स आपके लिए बार बार यूज होगा, उसमें मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हम ध्यान देंगे यहाँ पे। जब भी बोला जाता है टी हाफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो टी हाफ या फिर T.5 का मतलब क्या आप सोचोगे, तो ध्यान सुनना, इसका मतलब होता है 80% रेडिएशन को आधा होने में टाइम कितना लगा, उसको डिफाइन किया गया है टी हाफ या T.5 डिफाइन किया गया है। यानी जब भी बोले टी हाफ, इसका मतलब क्या है कि आपका रेडिएशन 100 अगर बिगिनिंग अमाउंट है, यानी इसको हम अपना आर मान लेते हैं, टी हाफ होने में क्या होगा, आधा खत्म होगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 50। ये एक टी हाफ डिफाइन हो सकता है। ठीक है, बात बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम इसके अब 50 से अगर टी हाफ को हम रिपीट करें, ठीक है, यहाँ पे इस टी हाफ को हम T1 बोल दिए। नेक्स्ट टी हाफ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे टी हाफ का मतलब ये होगा कि 50 से खुद को आधा करेगा, यानी आधा कंज्यूम होगा, तो आधा बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 25 होगा।
इस टाइम को T2 बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगला टी हाफ पे क्या होगा, तो 25 आधा कंज्यूम करेगा तो बचेगा कितना, आधा बचेगा, कितना बचेगा 12.5 बचेगा। इसको हम मान सकते हैं T3। नेक्स्ट टी हाफ का मतलब क्या होगा, ये खुद को आधा करेगा तो ये हो जाएगा 6.25, ये हो जाएगा T4। तो T1 T2 T3 एंड T4, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा। तो टी हाफ का मतलब ये होता है, अब ध्यान ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीरो ऑर्डर में क्या होगा, तो इनमें रिलेशन क्या होगा, तो T1 T2 T3 T4 सबका सब टी हाफ है, ठीक है। तो इस टी हाफ का आर नोट होगा 100, इस टी हाफ का आर नोट होगा 50, इस टी हाफ का आर नोट क्या होगा 25, इस टी हाफ का आर नोट क्या होगा 12.5, ठीक है। तो जितना आर नोट का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही टाइम इंटरवल का वैल्यू क्या ज्यादा होता है, तो T1 का वैल्यू T2 से बड़ा होगा, T2 वैल्यू T3 से बड़ा होगा एंड सो ऑन। ये इस केस का रिलेशन हो जाएगा, ठीक। ठीक है, तो अगर आपको लिंक करना है तो ऐसे लिंक कर सकते हो कि जो यहाँ का जो टाइम T1 होगा, क्योंकि ट्वाइस टाइम T2 के इक्वल होगा, और जो T2 होगा वो ट्वाइस T3 के इक्वल होगा, यानी क्या होगा, यहाँ पे 4 T3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 टाइम्स T4 हो जाएगा। तो ये जीरो ऑर्डर में, तो जीरो ऑर्डर में लिंक कर सकते हो। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का रिलेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ तक मूव कर रहे हो, ठीक। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोलेगा कि T1/4 का मतलब क्या होता है, यानी T0.25 का मतलब क्या होगा, तो इतना मतलब T1/4 कंज्यूम होना, ठीक। तो इसका मतलब है कि 100 से अगर 1/4 कंज्यूम हुआ तो बचेगा कितना, बचेगा 75। अगर आप 100 से कंज्यूम कर रहे हो T1/4 को, 25 कंज्यूम हुआ तो बचेगा कितना, बचेगा 75। तो ये होगा T1/4 हो गया, तो इसको TM बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 75 का T1/4 का मतलब क्या होगा, तो T1/4 मतलब इतना कंज्यूम होगा, तो 75 का 1/4 कंज्यूम का मतलब कितना होगा बच्चे लोग, तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करें कितना आएगा, तो आपका बचा है कितना, ठीक है। तो 75 का ये बचेगा आपके पास 56.25, तो ये भी T1/4 होगा उसके लिए, सो T2 बोल दे रहे हैं हम, ठीक है। भी इसका T1/4 कितना होगा, तो T1/4 कंज्यूम होगा, तो बचे कितना, तो बचे, अब निकालो एक बार फटाफट, ठीक। तो 56.25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बचेगा 42.18। तो अल्टीमेटली ये भी T1/4 होने वाला है, ठीक है, T3 बोल सकते हैं। तो T1/4 का मतलब क्या होता है, 25% यानी कंज्यूम होने का टाइम। तो ये आपको बताया गया कि 25% कंज्यूम होगा तो बचेगा क्या क्या बचेगा, आपको क्वेश्चन बता दिया गया है, ठीक। अगर बोलेंगे T 60% का मतलब क्या होता है,
T.6 का मतलब क्या होगा? चाहे T1/4 को हम ले सकते हैं कभी कभी T25%, इसमें T आपको हम ले सकते हैं T50%। तो T60% का मतलब क्या होगा, यानी T.6 का मतलब क्या होगा? बिगिनिंग में अगर 100 लोगे तो 60% कंज्यूम होगा, तो बचेगा कितना? 40 बचेगा। ये हो गया, ये जो टाइम, इसे T1 बोल देते हैं हम, ठीक है। 40%, 40 का अगर 60% देखो तो कितना होगा? 424, तो बचेगा कितना? 16। ये हो जाएगा टाइम T2। समझ में आया? फिर इसका 60% कितना होगा? ये होगा 9.6, तो बचेगा कितना? बचेगा 6.4। यहाँ पे जो भी टाइम T1 T2 T3 है वो सब रिप्रेजेंट करता है T60% को, यानी 60% कंज्यूम होने का टाइम ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये सब नोट कर लेंगे फर्स्ट। ठीक है, इस लिख लो एक बार फटाफट, चलो नोट कर लेंगे। ये सब कुछ टर्म्स जो को आना चाहिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में इसको लिंक करेंगे आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपके एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन मेनली आपसे पूछा जाता है। तो बिल्कुल चलते हैं, कुछ दो तीन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में 30 का आंसर बताएंगे, चलो 30 जो दिख रहा है आपको, क्वेश्चन 30 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो मैं कर दिया हूँ इसका आंसर बताएंगे आपको, ठीक है।
ठीक है, अब ध्यान ना, इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको उसको इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है और बोला गया है, इस इन्फॉर्मेशन बेसिस पे आपको बोला गया है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो। तो ध्यान ना, रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट सिर्फ डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझे? तो अगर इसका वैल्यू के है तो के ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं होगा। क्लियर रहेगा? इसमें एक सोचना आपको। क्वेश्चन नंबर 35 का चेक कर ले। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएंगे मेरे को फास्ट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म करके हम लोग सेशन को वाइंड अप करने वाले हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करेंगे फास्ट। ध्यान नहीं यहाँ पे, इसका रेट लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट है, तो क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, 3 से, और बी भी रिएक्टेंट तो क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी, डिवाइड किससे करेंगे, आपका 2 से। ठीक, और सी के रिस्पेक्ट में होगा तो डीसी बाई डी टी हो जाएगा, डी के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी हो सकता है। और रेट लॉस से इक्वेट करें तो रेट इक्वल क्या होगा, के ए का पावर एम, या एम जो भी है, और बी का पावर एम, ये हो जाए रेट लॉस है। और देखो ये आपको किससे मैच करेगा, तो मैच करेगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली आपको डिफरेंशियल रेट को मैच करना था रेट लॉस से। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा फीडबैक पास कर देना है, जहाँ पे डाउट्स है आपको बता देना कि आपके डाउट्स समझ में नहीं आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को फिर से। तो चलो ये था आज का क्लास मेरे साइड से। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग। मैं अपने साइड से सेशन को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। गुड डे बच्चों लोग।